Hey guys, welcome once again on my YouTube channel. So here I am back with another part of national income and related aggregates. तो चलिए शुरू करते हैं. So these are the topics that we will be covering in this video today. Friends, इस चैप्टर की 2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके पहले वो वीडियोस देखें ताकि आपको इस वीडियो को समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो. एंड आई एश्योर यू कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये सारे ही मेथड्स, वी हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, तो वो सभी मेथड्स आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगे और आप इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे. तो इन टॉपिक्स को डिटेल में समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. हमारे पास सबसे पहला मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, जिसे हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं. बहुत सिंपल और बहुत इजी मेथड है फ्रेंड्स, आपको समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी. तो चलिए डिटेल में देखते हैं. सो हियर वी हैव द मीनिंग ऑफ वैल्यू एडिशन. क्योंकि मेथड का नाम वैल्यू एडेड मेथड है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है समझना कि वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है and what items do we actually include while calculating national income through this method. So here we go. Value addition refers to the addition of value to the raw material or intermediate goods by a firm by virtue of its productive activities. तो वैल्यू एडिशन होता है कि जब आप मार्केट से कोई इंटरमीडिएट गुड्स या फिर कहें कि रॉ मटेरियल परचेज करके उस पे कुछ प्रोसेसिंग कर रहे हो, कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ कर रहे हो, जिसके बाद उस आइटम की वैल्यू में कुछ फर्दर एडिशन हो रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो इसको हम बोलते हैं वैल्यू एडिशन. अच्छा, समझना हमारे लिए ज़रूरी इसलिए है कि इस मेथड में हम हमेशा उस गुड को लेते हैं जो बनके तैयार है, जिसके ऊपर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हमने कर दी हैं, एंड नाउ देयर इज़ नो चांस टू मेक फर्दर वैल्यू एडिशंस. तो हम आगे समझेंगे डिटेल में थ्रू एन एग्जाम्पल. सो लेट अस अज्यूम दैट वी हैव अ व्हीट फील्ड. एक खेत है, गेहूं का खेत है, जहाँ पे हम हर साल गेहूं उगाते हैं. लेट अस अज्यूम 100 kgs ऑफ व्हीट हम प्रोड्यूस करते हैं एंड एट द एंड ऑफ द सीजन हम उसे मार्केट में जाके 5 रुपीज़ पर केजी पे सेल आउट कर देते हैं. और सेल आउट हम करते हैं एक मिल को, जहाँ पे ये व्हीट ग्राइंड होके फ्लोर बना दिया जाता है और फिर उस फ्लोर को मार्केट में 6 रुपये पर केजी के हिसाब से सेल आउट कर दिया जाता है. अच्छा, ये सेल आउट किया जाता है एक बेकरी को, जिस बेकरी में इस फ्लोर को एज एन इंटरमीडिएट गुड, एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जा रहा है और जिसके यूज़ से फिर ब्रेड्स और बन्स बनाए जा रहे हैं. और फिर उसके बाद ये जो बेकरी है ये इन सारे ब्रेड्स को या फिर बन्स को फाइनल कंज्यूमर को सेल आउट कर देती है एट द रेट ऑफ 8 रुपये पर केजी. तो हमने देखा कि कैसे सेम ही आउटपुट, सॉरी नॉट आउटपुट बट सेम प्रोडक्ट हर जगह पे अलग अलग शेप में और अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है. कहीं हमने देखा कि व्हीट जो था वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में था, तो जब ओरिजिनल फॉर्म में था इट वाज नॉट कंज्यूम्ड बाय द फाइनल कंज्यूमर, रादर इट वाज परचेज्ड बाय सम अदर प्रोड्यूसिंग यूनिट जिन्होंने इस गुड को दूसरी शेप दे दी. तो हमने देखा इन दोनों ही केसेस में this was considered as an intermediate good because it was not being consumed by a final consumer in order to satisfy his immediate need. But in the third case what we saw was कि consumers ने directly अपनी immediate needs को satisfy करने के लिए उस good को खरीदा. तो here हमने देखा कि what we came across was the value of final output. हमारे पास value of final output आई. तो this is something that is considered as relevant or significant while calculating national income through this method. How? Let us discuss this in a bit more detail in further slides. So first have a look on these formulas. These will help us calculate the national income through value added method. तो सबसे पहले हमें given है value of output.
तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। सबसे पहला कि आप डायरेक्ट क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें, और दूसरा जब आपको ये दोनों ना गिवन हो बट आपको डायरेक्ट सेल्स वैल्यू गिवन हो, तो सेल्स की वैल्यू में जब आप चेंज इन स्टॉक ऐड कर दोगे तो भी आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल जाएगी। चेंज इन स्टॉक को ऐड करने का मतलब आप समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि हमने एक साल में जितना आउटपुट प्रोड्यूस किया है वो उसी साल में सेल आउट नहीं हो पाता, और फिर हम उसको स्टॉक करके रख लेते हैं विद द एक्सपेक्टेशन कि वो हमारे नेक्स्ट ईयर में सेल आउट हो जाएगा। तो वो होता है हमारे क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बन जाता है कि इस साल हमारे पास इतनी वैल्यू का क्लोजिंग स्टॉक है। और सिमिलरली हमारे पास कुछ ओपनिंग स्टॉक भी होता है जो प्रीवियस ईयर में सेल आउट नहीं हो पाया था, और इसलिए हमने उसको क्लोजिंग स्टॉक में, प्रीवियस साल का क्लोजिंग स्टॉक मतलब इस साल की ओपनिंग स्टॉक वो बन जाता है। तो वो ओपनिंग स्टॉक फिर इस साल सेल आउट हुआ होगा। तो जब हम क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं, जो वैल्यू हमें मिलती है वो होती है वो वैल्यू, वो स्टॉक जो हमने इस साल क्रिएट किया है। क्रिएट तो हो गया लेकिन उसके अगेंस्ट अभी हमें वैल्यू नहीं मिली, मतलब अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, बट है तो वो भी हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट ही, तो इसलिए हम उसको ऐड ऑन कर लेते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट मल्टीप्लाई बाय प्राइस। एक तीसरा फॉर्मूला हमें गिवन है वैल्यू एडेड का। वैल्यू एडेड जो हमने अभी पीछे पढ़ा था कि जब आप किसी भी रॉ मटेरियल पे वैल्यू एडिशन करते हो तो दैट इज व्हाट वी कॉल वैल्यू एडेड। तो वो हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस करके। इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमने अपने पार्ट पे उस गुड में कितना एडिशन किया है, कितना वैल्यू ऑफ आउटपुट हमने खुद क्रिएट की है। तो वो हमें मिलती है वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट गुड्स माइनस करके। इस कॉलम में मैंने बस आपको ये समझाने की कोशिश की है कि हम अलग अलग प्रोड्यूसिंग यूनिट्स की वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मान लीजिए वही जो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में लिया था, एक फार्मर था, एक मिलर था, एक बेकर था, उन तीनों की ही वैल्यू ऑफ आउटपुट्स यहाँ पे कैलकुलेट करके बताई गई हैं। 100 kgs ऑफ व्हीट मल्टीप्लाई बाय 5 गिव्स 500, दिस इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट क्रिएटेड बाय द फार्मर। नेक्स्ट इज ऑफ मिलर, 100 kgs ऑफ फ्लोर उसने बनाया था, प्रोड्यूस किया था और 6 पर kg के हिसाब से मार्केट में सेल आउट कर दिया था, तो 600 इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ द मिलर। थर्ड इज ऑफ द बेकर कि 100 kgs ऑफ ब्रेड उन्होंने प्रोड्यूस की थी और 8 पर kg के हिसाब से मार्केट में सेल आउट कर दी थी, दैट गेव हिम अ वैल्यू ऑफ 800। इन द थर्ड कॉलम we have seen value added। value added हमने तीनों producing units की यहाँ पे कैलकुलेट करके बताई हुई है with the same formula that we saw in this column, value of output minus intermediate goods। तो फार्मर की अगर हम वैल्यू एडेड की बात करें तो आपको याद होगा फार्मर ने किसी प्रीवियस ओनर से व्हीट नहीं खरीदा था, उसने खुद प्रोड्यूस किया था, तो उसका जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन था वो 0 था और उसने खुद जो वैल्यू क्रिएट की थी वो 500 की थी। यहाँ पे देखिए 500 की वैल्यू ऑफ आउटपुट उसने कैलकुलेट की है, तो यही उसका वैल्यू एडेड भी है। लेकिन इन केस ऑफ मिलर हमने देखा था मिलर की जो वैल्यू ऑफ आउटपुट थी वो 600 थी, लेकिन 600 उसने सारी खुद क्रिएट नहीं की थी, उसमें से 500 जो व्हीट था वो उसने 500 का व्हीट परचेज किया था इस फार्मर से। तो ये फार्मर की वैल्यू ऑफ आउटपुट है, ये मिलर की नहीं है, तो इसलिए हम इसको माइनस कर देंगे। तो मिलर ने जो वैल्यू एडिशन क्रिएट किया है वो सिर्फ 100 रुपीस का है। और बाय बेकर वी सॉ कि बेकर का जो वैल्यू ऑफ आउटपुट था वो 800 का था, लेकिन उसमें से उसने 600 रुपए का जो फ्लोर था वो मिलर से खरीदा था, तो ये हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, 800 माइनस 600 गिव्स 200। तो बाय एडिंग ऑल दीज वैल्यू एडिशंस व्हाट वी गेट इज द टोटल वैल्यू एडेड क्रिएटेड इन एन इकोनॉमी, दैट इज 800। तो इसका मतलब ये है कि एक इकोनॉमी में सिर्फ 800 रुपए का ही आउटपुट क्रिएट हुआ है जो कंज्यूमर्स ने कंज्यूम किया है। So let us now discuss the steps involved in calculating national income by using value added method. So the first step is already visible on the screen. Compute value of output either as sales plus change in stock
और बाय एडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑल द यूनिट्स। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ आउटपुट कंप्यूट करते हैं, और उसको कंप्यूट करने के दो फॉर्मूलाज भी मैंने आपको बताए थे, या तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करके हम वैल्यू ऑफ आउटपुट कंप्यूट कर सकते हैं, या फिर बाय एडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑल द यूनिट्स। यू कैन कंप्यूट बाय यूजिंग ईदर वन ऑफ दीज टू फॉर्मूलाज। Second step comes deduct intermediate consumption from value of output to get value added। फिर हमने देखा था कि हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर दिया था, जिसके बाद हमें वैल्यू एडेड मिल गया था। तो इसको माइनस करने के बाद जो वैल्यू आपको मिलेगी वो होती है जीडीपी एट एमपी, जिसे हम वैल्यू एडेड भी बोलते हैं। तो जीडीपी से अब हमें नेशनल इनकम कंप्यूट करना होगा, और उसकी जर्नी आई एज्यूम कि आप सबको पता है। जिनको नहीं पता, आई वुड रिक्वेस्ट देम टू गो एंड वॉच माय सेकंड वीडियो अपलोडेड ऑन माय चैनल फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। उस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे हम जीडीपी से नेशनल इनकम कंप्यूट करते हैं। फॉर दोज हु हैव ऑलरेडी वॉच्ड द वीडियो, लेट अस मूव फॉरवर्ड। So the third step comes subtract depreciation to get NDP at MP। अब हम ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो हम depreciation को subtract कर देंगे, जिसके बाद हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मिल जाएगा। Fourth step comes subtract net indirect taxes to get NDP at FC। अब हम इस NDP at MP में से net indirect taxes को subtract करेंगे, जिसके बाद हमें net domestic product at factor cost मिल जाएगा। And lastly add NFIA और net factor income from abroad to get net national product at factor cost और national income। तो लास्ट स्टेप होता है हमारा, हम NFIA को ऐड ऑन कर देते हैं, जिसके बाद हमें NNP at FC मिल जाता है। So here I have given a brief description of what I have just explained here। सबसे पहले हम सेल्स कंप्यूट करते हैं, उसमें चेंज इन स्टॉक ऐड कर देते हैं, टू आफ्टर विच वी गेट वैल्यू ऑफ आउटपुट, देन वी सब्ट्रैक्ट इनडायरेक्ट कंजम्पशन टू गेट जीडीपी एट एमपी, वी फर्दर सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन टू गेट एनडीपी एट एमपी, we then subtract net indirect taxes to get NDP at FC, and finally we add NFIA to get NNP at FC or national income। So guys, we will now discuss the precautions involved, that is the items to be included and the items to be excluded while calculating national income using value added method। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से items हैं जिन्हें हम include करते हैं। तो फर्स्ट वी हैव imputed rent of owner occupied houses। कि for example you have a house property and you have used that house property for some productive activity। या तो आपने उस हाउस प्रॉपर्टी को यूज करके वहाँ अपनी फैक्ट्री स्टेब्लिश कर ली है और प्रोडक्शन कर रहे हो, या फिर वहाँ पे कोई ऑफिस वर्क हो रहा है, आपने वहाँ पे सिर्फ अपना सिंपली अपना ऑफिस ओपन किया हुआ है। तो इन बोथ द केसेस you have the privilege of being an owner of that property। अदरवाइज क्या होता कि आपको फॉर ओपनिंग, फॉर स्टैब्लिशिंग अ फैक्ट्री और फॉर ओपनिंग एन ऑफिस, आपको कोई प्लेस बाहर से एक्वायर करनी पड़ती, या तो रेंट पे या फिर आप उसको परचेज करते। तो इन बोथ द केसेस यू वुड हैव इनकर्ड सम एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ रेंट। हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी अगर रेंट पे एक्वायर की होती, आपको हर मंथ उसका रेंट पे करना पड़ता, बट इन दिस केस you are at the privilege, you just don't need to incur any expenditure। तो that amount of rent, estimated rent जो आपको otherwise पे करना पड़ता उस house property पे, that is a part of your income and will be included in national income। Next comes imputed value of goods and services produced for self consumption। बिल्कुल प्रीवियस पॉइंट की तरह है, वहाँ पे हम हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे और इस पॉइंट में हम वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं कि आपने कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन आपने उनको मार्केट में सेल आउट करने के बजाय आप उनको सेल्फ कंजम्पशन उनका कर रहे हो। मतलब you do not sell those goods and services, rather you have utilized those goods and services by your own self।
तो इस केस में भी कोई ऐसा एक्सपेंडिचर होता इन दी अदरवाइज केस जो आपको इनकर करना पड़ता अगर आप वो गुड्स एंड सर्विसेज बाहर से एक्वायर कर रहे होते। इस केस में आप उस एक्सपेंडिचर से बच गए हो, तो इसीलिए एक हिडन इनकम इन्वॉल्व है जो उन गुड्स की वैल्यू के बराबर है, उन सर्विसेज की वैल्यू के बराबर है, जिसे हम इम्प्यूटेड वैल्यू कहते हैं, तो वो हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड हो जाएगा। थर्ड कम्स वैल्यू ऑफ ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये भी प्रीवियस पॉइंट्स की तरह है कि आपके कोई फिक्स्ड एसेट्स हैं जिनकी ओनरशिप आपके पास है, वो फिक्स्ड एसेट्स आप किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में यूज कर रहे हो, तो उनकी भी जो इम्प्यूटेड वैल्यू होगी वो भी आप अपनी इनकम में इंक्लूड करोगे। Lastly, commission earned on account of sale and purchase of second hand goods. फ्रेंड्स, यहाँ आप सोच रहे होंगे कि सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स तो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी वैल्यू तो तब हमने ली होगी जब हमने उनको फर्स्ट टाइम मार्केट में सेल किया होगा या परचेज किया होगा। वाई इन दिस केस? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम उन गुड्स या सर्विसेज की वैल्यू की नहीं बात कर रहे, बल्कि हम बात कर रहे हैं उनके सेल और परचेज पे जो हमने कमीशन अर्न की है। फ्रेंड्स, इसका मतलब कि मान लीजिए आप एक ब्रोकर हैं और आपकी जॉब है कि आप सेलर और परचेजर्स को एक दूसरे से मिलाते हैं और उनके बीच में सेल एंड परचेज फैसिलिटेट कराते हैं, ऑफ कोर्स ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। तो यहाँ पे आप जो इनकम अर्न कर रहे हैं, आपको जो कमीशन मिल रही है, वो कुछ कुछ सर्विसेज रेंडर करके मिल रहे हैं, तो ये आपकी सर्विसेज के बदले आपको कमीशन मिली है। दैट इज व्हाई इट इज अर्न्ड एंड इट इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। नाउ वी विल सी द आइटम्स दैट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम। तो सबसे पहला आता है वैल्यू ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, जो मैंने आपको समझा दिया है। सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू हम सिर्फ तब रिकॉर्ड करते हैं, मतलब करते ही नहीं है, हम गुड्स या सर्विसेज की वैल्यू हम नेशनल इनकम में तब इंक्लूड करते हैं जब वो फ्रेश फॉर द फर्स्ट टाइम मार्केट में सेल या परचेज होते हैं। एक बार उनकी वैल्यू आ गई, सेकेंड टाइम उनको रिकॉर्ड करने का कोई भी लॉजिक नहीं होता, नहीं रह जाता, तो इसलिए हम सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू इंक्लूड नहीं करते। देन कम्स सेल ऑफ बॉन्ड्स बाय अ कंपनी। फ्रेंड्स, इसको हम इसलिए एक्सक्लूड करते हैं कि यहाँ भी कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं की जा रही, इट इज जस्ट अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कि आपने ना तो कोई गुड्स प्रोड्यूस किए हैं, ना ही कोई सर्विस आपने फैसिलिटेट की है, तो इसीलिए सेल ऑफ बॉन्ड्स हमारी इनकम का पार्ट नहीं रह जाता। थर्ड कम्स इनकम ऑफ अ स्मगलर। ऑब्वियसली इलीगल एक्टिविटी से अर्न की गई इनकम को हम नेशनल इनकम में कभी भी नहीं लेते हैं, दैट इज व्हाई इट इज एक्सक्लूडेड। एंड लास्टली सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, फॉर एग्जाम्पल आपके फादर डॉक्टर हैं और आप जब बीमार पड़ जाते हो तो वो आपको ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पे कोई नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन हो रही है, तो ऐसी नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस को भी हम हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। So now let us solve a numerical question for calculating national income by using value added method. तो यहाँ पे compute value added by firm X and firm Y from the following data. दो फॉर्म्स हमारे पास हैं, एक फॉर्म X है और दूसरी फॉर्म Y है, तो उन दोनों की क्या वैल्यू एडिड है, वैल्यू एडिशन कितना है, वो कंप्यूट करना है। मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूंगी, मैं उस क्वेश्चन में आपको नेशनल इनकम भी कैलकुलेट करके बताऊंगी ताकि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। So first we have sale by firm X. The values are given in lakhs, so it is 100. Then sale by firm Y, rupees 500. Purchase by households from firm Y, that is 300. Export by firm Y 50. Change in stock of firm X 20. Change in stock of firm Y 10. Imports by firm X 70. Sale by firm Z to firm Y 250, net factor income from abroad of X 100, and net indirect taxes of firm X 15 and of firm Y 10.
तो सबसे पहले हम वैल्यूज़ को सेग्रीगेट कर लेंगे, हम x और y की इनकम को अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे आपको याद होगा, सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करते हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करने के हमारे पास दो मेथड्स थे, पहला बाय मल्टीप्लाइंग क्वांटिटी विथ प्राइस एंड सेकेंड बाय एडिंग सेल्स विथ चेंज इन स्टॉक। तो यहाँ पे हमें सेल वैल्यू गिवन है, तो उसको यूज करके हम वैल्यू ऑफ आउटपुट कंप्यूट करेंगे। तो फर्स्ट सेल बाय फर्म्स, फर्म एक्स की जो सेल है वो है 100 एंड फर्म वाई की 500। उसमें हम ऐड करते हैं चेंज इन स्टॉक, तो हमें दोनों ही फर्म्स का चेंज इन स्टॉक भी गिवन है। तो चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म एक्स 20 एंड चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म वाई 10, जिसमें जब हमने ऐड किया तो व्हाट वी कम अक्रॉस इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब इस वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको इंपोर्ट्स बाय फर्म एक्स गिवन है, दैट इज 70। तो फर्म एक्स ने कुछ इंपोर्ट किया है, तो ऑफ कोर्स वो इंपोर्ट जो होगा वो रॉ मटेरियल का किया होगा या कुछ इंटरमीडिएट गुड्स का किया होगा। तो दिस इज द इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ फर्म एक्स। एंड उसके नीचे हम देखेंगे सेल बाय फर्म जेड टू फर्म वाई। फर्म वाई को फर्म जेड ने कुछ सेल किया है, तो बी टू बी ट्रांजैक्शन है। तो इंडीड फर्म वाई ने कुछ इंटरमीडिएट गुड्स परचेज किए हैं वर्थ ₹250 फ्रॉम फर्म जेड। तो ये दोनों वैल्यूज हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन फर्म एक्स की 70 एंड फर्म वाई की 250। नाउ व्हाट वी कम अक्रॉस इज द जीडीपी एट एमपी और एनडीपी एट एमपी। एनडीपी मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू नहीं गिवन। तो डेप्रिसिएशन जब नहीं है तो जीडीपी और एनडीपी दोनों सेम अमाउंट हो जाते हैं। उसके बाद जीडीपी सॉरी डेप्रिसिएशन तो नहीं है, लेकिन हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड ऑन करेंगे टू गो टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें सिर्फ फॉर्म एक्स की गिवन है, दैट इज ₹100 lakhs, तो उसको हमने ऐड ऑन कर दिया। हाउएवर फॉर फॉर्म वाई इट इज 0। तो व्हाट वी कम अक्रॉस इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, दैट इज 150 and 260. Now afterwards what we have left is net indirect taxes, क्योंकि हमें नेशनल इनकम कंप्यूट करनी है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हम हमेशा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे हमें दोनों ही वैल्यूज डायरेक्टली गिवन है, वी डिड नॉट नीड टू कैलकुलेट देम। तो फॉर्म एक्स का NIT 15 है, फॉर्म वाई का NIT 10 है। बाय सब्ट्रैक्टिंग दीज टू वैल्यूज what we get is the national income, 135 for firm X and 250 for firm Y. फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में एक वैल्यू है जो हमने कंसीडर नहीं किया, दैट इज परचेज बाय हाउस होल्ड्स फ्रॉम फर्म वाई। कि फर्म वाई से हाउस होल्ड्स ने कुछ परचेजेस किए हैं, मतलब फर्म वाई की सेल्स हुई है 300 की। तो आप लोग क्वेश्चन रेज कर सकते हो, डाउट आ सकता है कि ये सेल वैल्यू हमने 500 में एड ऑन क्यों नहीं की। फ्रेंड्स, हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जब आपको सेल वैल्यू डायरेक्ट गिवन होती है तो उसके बाद अगर कितने हाउस होल्ड्स की अलग अलग वैल्यूज आपको गिवन हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वी अज्यूम कि ये 300 इस 500 में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। एंड सेम थिंग हैपेंस टू दिस फोर्थ पॉइंट, एक्सपोर्ट बाय फर्म वाई। फर्म वाई ने एक्सपोर्ट किया 50, ये भी हम मानेंगे कि इस 500 में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सो with this we have come to an end with this question. Let us practice one more question to get further more clarity. So the next question asks us to compute national income from the following data. The data given below is number 1, value of output. For primary sector it is 800, for secondary sector it is 200, and for tertiary sector it is 300. So here we have seen that the value of output for different sectors of an economy are given individually. Afterwards, second point is value of intermediate inputs purchased by primary sector 400, secondary sector 100, and tertiary sector 50. Third, indirect taxes paid by all sectors 50. Then consumption of fixed capital of all sectors 80.
factor income received by the residents from the rest of the world 10, factor income paid to non-residents 20, and subsidies received by all the sectors 20. So let us now move towards the solution. As usual, first we are required to calculate the value of output. Here we have taken the combined value by adding all the value of outputs from different sectors. 800 plus 200 plus 300 gives 1300. Then we need to subtract intermediate consumption. Again we have taken a combined value, that is 550. By subtracting this value from value of output, what we get is the domestic income or GDP at MP, that is 750 in this case. Now we know how to move forward. We need to subtract the depreciation, the consumption of fixed capital of all sectors, that is 80. By subtracting this value, what we get is 670, that is the net domestic product at market price. Then we add net factor income from abroad, and this value is calculated by subtracting factor income paid to non-residents from factor income received from the rest of the world. So 10 minus 20 gives a negative value of 10. Then what we get is 660. This is the value of net national product at market price. Now we need to subtract the value of net indirect taxes, which is calculated by subtracting the value of subsidies received by all the sectors from indirect taxes. So 50 minus 20 gives 30. We need to subtract this value, and then what we get is the net national product at factor cost or the national income. So with this we have come to an end with the method, value added method. I hope अब आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं बचे होंगे, कोई क्वेरीज नहीं होंगी, बट स्टिल अगर आपके कोई भी डाउट है, I would be happy to hear from you all. You can write in the comment section or you can send me a mail on the email ID given in the description box. I would be happy to reply you all individually and to see you scoring good marks in economics. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट मेथड जो हमारे पास है वो है इनकम मेथड. चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं. This method measures the national income from the side of payments made by factors of production. Friends, इस मेथड से नेशनल इनकम को कंप्यूट करने के लिए हम हमेशा प्रोड्यूसिंग साइड देखते हैं कि प्रोड्यूसिंग यूनिट्स ने कितनी फैक्टर पेमेंट्स की हैं इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज इन एन अकाउंटिंग ईयर. कि एक अकाउंटिंग ईयर में किसी इकोनॉमी में टोटल जितने भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं उन्होंने कितनी फैक्टर पेमेंट्स की हैं हाउस होल्ड्स को, तो उनका सम टोटल जो आता है, द रिजल्टिंग टोटल इज कॉल्ड द डोमेस्टिक इनकम और एनडीपी एट एफसी. तो उसके टोटल अमाउंट को हम डोमेस्टिक इनकम या फिर एनडीपी एट एफसी भी बोलते हैं. फ्रेंड्स, इधर आप देख सकते हैं हमने इस फ्लो चार्ट में पढ़ा था कि प्रोड्यूसिंग यूनिट्स जितने फैक्टर पेमेंट्स करते हैं वो सारे ही हाउस होल्ड्स एक्सपेंडिचर में लगा देते हैं ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. तो आप किसी भी मेथड से नेशनल इनकम कंप्यूट करें, आपकी जो नेशनल इनकम निकल के आएगी वो सारे मेथड्स में सेम होगी. क्योंकि आपको याद होगा हमने एक एजम्पशन पढ़ी थी कि हम ये मान के चलते हैं टू सेक्टर फ्लो में कोई भी हाउस होल्ड सेविंग नहीं करता. तो सेविंग नहीं करना मतलब इसको जो अर्निंग्स हुई हैं इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, वो सारी की सारी अर्निंग्स इसने स्पेंड कर दी हैं ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. तो हमने प्रीवियस मेथड में जो वैल्यू एडेड मेथड था वो उसमें हमने नेशनल इनकम कंप्यूट की थी गुड्स एंड सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि टोटल एक इकोनॉमी में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है इन अ गिवन ईयर. लेकिन इस मेथड में जो हम नेशनल इनकम कंप्यूट करेंगे वो करेंगे
फ्रॉम द साइड ऑफ फैक्टर पेमेंट्स के एक इकोनॉमी में टोटल मिला के प्रोड्यूसर्स ने कितनी फैक्टर पेमेंट्स की हैं हाउस होल्ड्स को। तो द पॉइंट इज कि आप किसी भी मेथड से नेशनल इनकम कंप्यूट करें, नेशनल इनकम की वैल्यू हमेशा सेम होगी। इनकम मेथड में हम बस ये देखते हैं कि कितनी इनकम अर्न हुई है हाउस होल्ड्स की इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। So let us now have a look at the classification of factor income. तो जब भी producing units households को factor incomes, factor payments करते हैं तो उसको हम 3 parts में classify करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास compensation to employees, second we have operating surplus and third is mixed income। तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट इज कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। तो जब भी हम एम्प्लॉयज को कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं वो या तो कैश की फॉर्म में हो सकता है, यूजुअली कैश की फॉर्म में होता है, बट समटाइम्स इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ काइंड ऑल्सो। इन द फॉर्म ऑफ काइंड मीन्स कि हो सकता है आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन दे दिया गया है या फिर आपको हॉलीडे पैकेज कंपनी की तरफ से मिला है। तो ये सारे पर्क्स, ये सारे एडिशनल इंसेंटिव्स जो होते हैं ये भी हम हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। सेकेंड वी हैव ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब जब आपको प्रॉपर्टी से इनकम रिसीव हो रही हो या फिर एंटरप्रेन्योरशिप से आपको इनकम रिसीव हो रही हो। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज रेंट एंड सेकेंड इज इंटरेस्ट। तो रेंट हमने पहले देखा था, पीछे की स्लाइड्स में हमने पढ़ा था कि आपने नॉर्मली कोई भी अपनी हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट की है, उसके बदले आपको रेंट रिसीव हो रहा है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ योर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और वो कवर होता है ऑपरेटिंग सरप्लस में। एंड सेकेंड इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी आपको याद होगा, आपने 11th क्लास में इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि बल्कि 12th में भी हमने इसी चैप्टर में देखा था कि हमारी जो फैक्टर पेमेंट्स हमें मिलती हैं तो 4 फॉर्म में होती हैं, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट जो होता है वो आपको कैपिटल के अगेंस्ट मिलता है कि आपने किसी कंपनी में, किसी फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट किया था और उस कंपनी ने फिर आपको उस कैपिटल के अगेंस्ट इंटरेस्ट प्रोवाइड करा है। तो दिस इज अगेन अ फैक्टर इनकम विच इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। एंड सेकेंड इज इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। तो नॉर्मली ये प्रॉफिट की फॉर्म में होता है और बिजनेस ओनर्स को मिलता है फॉर कैरिंग आउट देयर बिजनेस एक्टिविटीज, फॉर टेकिंग द रिस्क। तो इट इज बेसिकली द रिवॉर्ड ऑफ देयर एफर्ट्स, द रिवॉर्ड ऑफ देयर रिस्क दैट दे बेयर, दैट दे एज्यूम व्हाइल कंडक्टिंग द बिजनेस एक्टिविटीज, कैरिंग आउट द बिजनेस एक्टिविटीज। तो ये प्रॉफिट जो होता है, ये प्रॉफिट भी हमारा फैक्टर इनकम कंसीडर किया जाता है और इस प्रॉफिट को हम फिर 3 पार्ट्स में सेग्रीगेट कर देते हैं, जिसमें फर्स्ट हमारे पास है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स वो अमाउंट होता है जो फर्म्स गवर्नमेंट को पे करती हैं अगेंस्ट द प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय द कंपनीज। तो यूजुअली क्योंकि ये प्रॉफिट का ही पार्ट है और प्रॉफिट आपकी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ की वजह से हुआ है, कोई गुड्स और सर्विसेज आपने मैन्युफैक्चर की होंगी, उनको मार्केट में सेल किया होगा और उस सेल प्राइस पे आपको प्रॉफिट अर्न हुआ होगा, तो इस प्रॉफिट की वैल्यू में से ही आप कॉर्पोरेट टैक्स पे करते हो। तो बिकॉज इसके अगेंस्ट आपने कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी की है, इसलिए कॉर्पोरेट टैक्स भी हमारा फैक्टर इनकम का पार्ट है। Second is dividend. तो dividend is that part of profit which a company pays to its shareholders. तो dividend भी हमेशा कंपनी अपने profits में से देती है, तो therefore it is again considered as a factor income. And third is undistributed profit. मतलब वो profit जो कंपनी ने earn किया है लेकिन अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया विद एन इंटेंशन ऑफ यूटिलाइजिंग दैट अमाउंट इन द कंपनी, इन द बिजनेस इन नियर फ्यूचर। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी आपका प्रॉफिट का पार्ट है और फैक्टर इनकम कंसीडर किया जाता है। और फिर थर्ड इज मिक्स्ड इनकम विच कंप्राइजेस ऑफ द इनकम अर्न्ड बाय द सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल जैसे कि ज़्यादातर
people who are engaged, who are involved in professions like lawyer और engineer और doctor, तो ये सारे जो लोग हैं ये सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आते हैं, और ये भी जो इनकम अर्न करते हैं वो भी हमारी फैक्टर इनकम में आती है और नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाती है। तो चलिए अब हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रिकॉशंस हमें लेने हैं वाइल कंप्यूटिंग नेशनल इनकम बाय यूजिंग इनकम मेथड। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से आइटम्स हमें इंक्लूड करने हैं। फर्स्ट, इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस, ये हमने ऑलरेडी देख लिया था प्रीवियस मेथड में, आई डोंट थिंक आई शुड एक्सप्लेन। Next is imputed value of goods and services produced for self consumption, ये भी हमने पहले देखा था। Next comes brokerage on sale और purchase of shares and bonds, तो ब्रोकरेज हमने पढ़ा था, कमीशन होती है और कमीशन आपको सर्विसेज रेंडर करने पे मिलती है, तो ये हमारी इनकम का पार्ट माना जाता है। देन ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट कम्स रिटायरमेंट पेंशंस, एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट पे जो पेंशन मिलती है वो भी हमारी इनकम में इंक्लूड होती है, बिकॉज उनको जो पेंशन मिल रही है वो अमाउंट उनकी सैलरी में से ही डिडक्ट होता आया है अभी तक, और वो एक्यूमुलेटेड अमाउंट है जो उनको रिटायरमेंट पे मिल रहा है, तो दैट इज व्हाई इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। सेकेंड, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, एम्प्लॉयर्स अपनी एम्प्लॉयज की सैलरी का कुछ पोर्शन एक अकाउंट में ट्रांसफर करते जाते हैं हर साल, हर मंथ, ताकि वो उनको उनके रिटायरमेंट पे या फिर ड्यूरिंग देयर टेन्योर उनको एट डिफरेंट इंटरवल्स वो पे करें, तो वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होती हैं, तो वो अमाउंट भी हम हमारी इनकम में इंक्लूड करते हैं। देन बोनस, जैसे कि दिवाली बोनस या फिर अदर ओकेजन्स पे एम्प्लॉयज़ को बोनस मिलता है, वो भी हमारी इनकम का पार्ट है। देन डीए, डीए स्टैंड्स फॉर डियरनेस अलाउंस, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है, जो लोग सेंटर गवर्नमेंट के अंदर जॉब कर रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जॉब कर रहे हैं, तो हर साल उनको उनकी सैलरी का कुछ परसेंट इंक्रीज होके मिलता है, जिसे हम महंगाई भत्ता हिंदी में बोलते हैं। तो ये जो डियरनेस अलाउंस है ये भी हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। देन HRA, हाउस रेंट अलाउंस, के फॉर एग्जांपल आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, सैलरीड एम्प्लॉय मतलब आप कहीं जॉब करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड को ये फैसिलिटी नहीं मिलती, आप बस सैलरीड एम्प्लॉय हैं और आप रेंट पे घर ले रखा है आपने, रेंट आपको हर मंथ पे करना पड़ता है, तो वो जो रेंट का अमाउंट है वो आप अपने एम्प्लॉयर से क्लेम कर सकते हैं, तो आपको अगर वो अलाउंस रिसीव हो रहा है वो भी आपका नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। देन लीव ट्रैवलिंग अलाउंस, कि आप कहीं जॉब करते हैं और ड्यूरिंग द जॉब आपने कुछ दिनों का लीव लिया एंड देन आप कहीं हॉलीडे पे गए, तो ड्यूरिंग दैट हॉलीडे आपका जो ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर आया उस एक्सपेंडिचर पे आपको कुछ टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। तो ये सारी जो भी आइटम्स हैं ये हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। अच्छा, अगर आपको ये समझ में नहीं आए ठीक से, बिकॉज दीज आर सम वास्ट कॉन्सेप्ट्स, आप ग्रेजुएशन लेवल पे इनको डिटेल में समझेंगे, तो इन केस इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड दैम क्लियरली, यू डोंट नीड टू पैनिक, बस ये ध्यान रखिएगा इनके नाम आप याद कर लें, दैट वुड बी इनफ। तो आपको कम से कम ये माइंड में रहेगा कि नेशनल इनकम कंप्यूट करते में अगर ये आइटम्स आपको क्वेश्चन में गिवन है तो वो आपको इनकम में इंक्लूड करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट वी हैव कमीशन पेड ऑन सेल और परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, ये भी मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव आइटम्स टू बी एक्सक्लूडेड,
तो फर्स्ट कम्स ट्रांसफर इनकम्स लाइक ओल्ड एज पेंशंस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, स्कॉलरशिप्स। ट्रांसफर इनकम जो वन साइडेड पेमेंट्स होती हैं, जिसके अगेंस्ट यूनिलेटरल पेमेंट जिसे हम बोलते हैं, जिसके अगेंस्ट कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं की गई है, जैसे कि ओल्ड एज पेंशंस गवर्नमेंट देती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है, कभी कभी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती है, तो ये सारी चीज़ें हम नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड करते। देन सेल ऑफ बॉन्ड्स बाय अ कंपनी, ये भी मैंने आपको बताया था, मेयरली अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इट इज, और इसके अगेंस्ट भी कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो रही। देन थर्ड, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज लाइक थेफ्ट एंड गैम्बलिंग, दिस इज क्वाइट ऑब्वियस, हम ये नहीं लेंगे। देन फोर्थ, इनकम इन टर्म्स ऑफ विंडफॉल गेम्स, दैट इज लॉटरी इनकम। विंडफॉल गेम्स मतलब वो इनकम जो जस्ट बाय चांस रिसीव हुई है और जिसके अगेंस्ट हमने कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी, कोई भी गुड्स नहीं हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई भी सर्विसेज हम रेंडर नहीं कर रहे हैं, तो ये जैसे लॉटरी इनकम, तो ये भी हम हमारी नेशनल इनकम से एक्सक्लूड कर देते हैं। एंड लास्टली, इनकम टैक्स इज पेड आउट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, देयरफॉर इट इज नॉट एडेड। तो डायरेक्ट टैक्सेस दैट इज इनकम टैक्स हमने एक बार इंक्लूड कर लिया है वाइल राइटिंग द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, तो दोबारा उसको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज दैट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड प्रैक्टिस सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ दिस मेथड नाउ. So the question asks from us to compute the gross national income at market price from the following data. इस question में हमें gross national income at market price calculate करना है. So the data that we are given is profit 220, compensation of employees 350, interest 100, consumption of fixed capital 50, opening stock 30, subsidies 20, closing stock 50, mixed income of self-employed 150, contribution to social security scheme 30, net factor income from abroad 10, rent 80 and indirect taxes 90. तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. फ्रेंड्स, हमने देखा था कि सबसे पहले हम हमारी सारी फैक्टर इनकम्स को कंबाइंडली लेते हैं, कंबाइंड वैल्यू लेते हैं एंड देन व्हाट वी गेट इज एनडीपी एट एफसी. तो इन दिस केस हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है 350 का, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 350. उसके बाद हम देखते हैं, हमने पढ़ा था हम ऑपरेटिंग सरप्लस लेते हैं. ऑपरेटिंग सरप्लस की यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू ना देकर हमें उसके डिफरेंट एलिमेंट्स गिवन है. देखिए, प्रॉफिट गिवन है हमें 220 का, देन इंटरेस्ट गिवन है 100 रुपीज़ का, और फिर रेंट हमें गिवन है 80 रुपीज़ का. तो इन तीनों को एड ऑन करके व्हाट वी गेट इज 400. और एक और आइटम जो हमें यहाँ लेना है वो है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, दैट इज 150. इन तीनों को एड ऑन करके व्हाट वी गेट इज एनडीपी एट एफसी. लेकिन यहाँ हमें हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हो जाता, हमें ग्रॉस नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले नेट से, क्योंकि इस केस में हमें ग्रॉस पे जाना है, तो हम डेप्रिसिएशन को एड ऑन करेंगे. By adding this value, what we get is GDP at factor cost. उसके बाद हम देखते हैं कि हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, तो दैट इज वाई वी हैव एडेड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. यहाँ हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 10 गिवन है, वो हमने ऐड कर दिया एंड नाउ व्हाट वी गेट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. तो फाइनल स्टेप जो हमारा है कि हमें इस फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है. तो उसको कन्वर्ट करने के लिए वी नीड टू ऐड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. नॉर्मली हम हमेशा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करते हैं, अभी तक हमने यही देखा है, लेकिन इस केस में हमें फैक्टर कॉस्ट गिवन था और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट कॉस्ट पे जाना था, तो इसलिए हमने उल्टा किया, इसको हमने सब्ट्रैक्ट करने के बजाय एड ऑन कर दिया. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हम कैलकुलेट करते हैं 90 इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज करके. तो 90 माइनस सब्सिडीज माइनस 20 गिव 70. तो नाउ व्हाट वी गेट is the gross national product at market price, that is 1030. तो with this we have come to an end to this question. एक और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमें और क्लैरिटी मिल सके इस मेथड में. तो नेक्स्ट क्वेश्चन we have,
Compute the gross national income at market price from the following data. तो डेटा है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 10, प्राइवेट इनकम 1900, ऑपरेटिंग सरप्लस 600, कॉर्पोरेट टैक्स 170, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स 10, मिक्स्ड इनकम 500, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 100, पर्सनल टैक्सेस 150, compensation of employees 1100 and net indirect taxes 250. तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हमें गिवन है compensation of employees 1100. उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, कॉर्पोरेट टैक्स गिवन है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हमें गिवन है, लेकिन साथ में हमें ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू भी गिवन है. तो इन केस अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस की डायरेक्ट वैल्यू गिवन है तो उसके एलिमेंट्स को इंडिविजुअली कंसीडर करने की नीड नहीं है. यहाँ पे हम सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू लेंगे जो 600 है, और हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि बाकी जितने भी इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं. तो दोबारा अगर हम इंक्लूड करेंगे तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगी. इसलिए we would take the aggregate value, that is 600 in this case, and after that we have mixed income of self employees, that is 500. तो तीनों को ऐड करके हमें मिला है NDP at FC, that is 2200. उसके बाद हमने इसमें ऐड कर दिया है डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल हमें गिवन था 100 रुपीज का, जिससे ऐड करके हमें मिला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड फैक्टर कॉस्ट. Then we need to add NFIA, लेकिन यहाँ आप देखेंगे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है. नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मींस इतना हमारे पास ड्यू है जो हमें हमारे नॉन रेसिडेंट्स को देना है. तो ये ड्यू अमाउंट है, इसलिए हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया. यूजुअली हम ऐड करते हैं जब हमें गिवन होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, लेकिन ये हमें ड्यू है हमारे नॉन रेसिडेंट्स की तरफ, इसलिए हमने इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया है. आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग व्हाट वी गेट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. हमें फैक्टर कॉस्ट अब तक हम पहुंचे हैं, हमें मार्केट प्राइस गिवन है, इसलिए हम इसमें एड ऑन कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि इस केस में हमें गिवन है 250, जिसे ऐड ऑन करके हमें मिल गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, दैट इज 2540 इन दिस केस. फ्रेंड्स, यहाँ पे एक दो आइटम्स ऐसे भी हैं जो हमने कंसीडर नहीं किए हैं. यहाँ पे हमें प्राइवेट इनकम गिवन है एंड देन यहाँ हमें पर्सनल टैक्सेस गिवन है. तो ये दोनों प्राइवेट इनकम जो है ये हमारी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसलिए हमने इसे यहाँ एक्सक्लूड कर दिया. और पर्सनल टैक्सेस हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते while calculating the national income. तो with this I hope कि आपको इनकम मेथड बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा. However, if there are any doubts left, you can write me in the comment section or you can send me a mail on the email ID written in description box. तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक और नेशनल इनकम को कंप्यूट करने का लास्ट मेथड हमें गिवन है एक्सपेंडिचर मेथड. तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं. This method measures final expenditure. Final expenditure is the expenditure made on purchase of domestically produced goods and services for the final use, that is for consumption and investment. जैसे नाम से हमें पता चल रहा है एक्सपेंडिचर मेथड है, तो इस मेथड में हम जब भी नेशनल इनकम कंप्यूट करेंगे वो एक्सपेंडिचर साइड से करेंगे कि हाउस होल्ड्स ने कितना एक्सपेंडिचर किया है गुड्स एंड सर्विसेज के परचेज पे. तो इस गुड्स एंड सर्विसेज के परचेज को अगर हम सम टोटल इसका ले लेते हैं कि एक इकोनॉमी में कितना एक्सपेंडिचर हुआ है डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स पे या फिर हम कहें फाइनल गुड्स पे, तो हमें समझ में आएगा कि कितना प्रोडक्शन निकला है, और वही एक्सपेंडिचर हमारा बन जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. तो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, हमारा फाइनल एक्सपेंडिचर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. फर्स्ट इज फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड सेकंड इज फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. तो एक एक करके पढ़ते हैं. सबसे पहले हमें गिवन है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर.
तो ये डिवाइड होता है दो पार्ट्स में। पहला हमें गिवन है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड सेकंड इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब होता है मनी वैल्यू ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड बाय हाउस होल्ड्स एंड एनपीओज के इन अ गिवन पीरियड किसी इकोनॉमी के सारे हाउस होल्ड्स ने और सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ने कितनी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे हैं। तो वो जितना भी अमाउंट, जितनी भी मनी वैल्यू उन्होंने पे की है फॉर द परचेज ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इसमें एनपीओज हमने इसलिए लिए हैं कि उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है कि वो हाउस होल्ड्स को डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करें, ईदर इन द फॉर्म ऑफ शेल्टर और क्लोथिंग और एजुकेशन, इट कैन बी एनीथिंग। सेकेंड हमें गिवन है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो दिस मीन्स एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट टू सेटिस्फाई द कलेक्टिव नीड्स ऑफ पीपल, कि गवर्नमेंट सोसाइटी को उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए क्या क्या एक्सपेंडिचर कर रही है। हॉस्पिटल्स बना रही है, एजुकेशन पे स्पेंड कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर पे वो खर्चा कर रही है। तो ये सारे कंपोनेंट्स कवर होते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर। देन हमें गिवन है फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये हमारा डिवाइड होता है तीन पार्ट्स में। पहला हमें गिवन है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेक्स्ट इज चेंज इन स्टॉक्स एंड थर्ड इज नेट एक्सपोर्ट्स। एक एक करके देखते हैं। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, दिस मीन्स एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर्स ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स, कि इन अ गिवन पीरियड एक इकोनॉमी के सारे प्रोड्यूसिंग यूनिट्स ने, सारे प्रोड्यूसर्स ने फिक्स्ड असेट्स पे कितना खर्चा किया है, वो हमारा कवर होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में। लेकिन हाँ, उस फिक्स्ड असेट की वैल्यू में से हम हर साल डेप्रिसिएशन को लेस करते ही हैं, बिकॉज उस वैल्यू से हमारे फिक्स्ड असेट्स डिक्लाइन हो गए, डिक्रीज हो गई है उनकी वैल्यू। तो दैट इज व्हाई व्हाट वी कंसीडर इज जस्ट द नेट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स। Next is change in stocks, that is closing stock minus opening stock, के in a given period हमारी inventories जैसे raw material या फिर semi finished goods या फिर finished goods जो producers के पास हैं, तो उनमें कितना change आया है, कितना difference है in the beginning as well as in the end of the year, तो वो हम record करते हैं under change in stock। And last item is net exports, that means export minus import, के हमारी इकोनॉमी में एक साल में कितने के एक्सपोर्ट्स हुए हैं और हमारी इकोनॉमी ने कितने इंपोर्ट्स किए हैं, उसका नेट वैल्यू हम इंक्लूड करते हैं फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Compute net domestic product at market price from the following data। तो हमें net domestic product NDP at MP कैलकुलेट करना है from the following data। डेटा हमें गिवन है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 400, ओपनिंग स्टॉक 10, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 25, इंपोर्ट्स 15, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 90, net current transfers to the rest of the world 5, gross domestic fixed capital formation 80, closing stock 20, exports 10 and net factor income to abroad -5। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने देखा कि हमें डायरेक्ट सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। हमें गिवन है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर हमें गिवन है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर उसके बाद हमें यहाँ गिवन है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिर हमें चाहिए चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक हम कंप्यूट करना जानते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद हमें चाहिए नेट एक्सपोर्ट्स, तो नेट एक्सपोर्ट्स के लिए हमें एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स भी गिवन है। तो इन सारे आइटम्स को ऐड करके हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं हमारा जीडीपी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें गिवन है 400, उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 90 गिवन है, फिर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 80, फिर हमें चाहिए चेंज इन स्टॉक
₹10 का हमें गिवन है। एंड नेक्स्ट आइटम वी हैव एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, दैट इज -5। तो इन सारे आइटम्स को ऐड करके हमें मिल जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। बस लास्ट कैलकुलेशन जो बची है वो हमें करनी है कि यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू गिवन है और हमें नेट वैल्यू चाहिए। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम हमेशा डिप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। तो डिप्रिसिएशन को माइनस करके हमें मिल जाता है 550, जो कि है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो आई होप अब आपको ये मेथड भी बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर अब आपका कोई भी डाउट बचता है तो आप मुझे फ्रीली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर मुझे मेल भेज सकते हैं, और आई विल बी रियली हैप्पी टू क्लियर योर डाउट्स। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूट नेशनल इनकम। कॉर्पोरेट टैक्स हमें गिवन है 100, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 900, पर्सनल इनकम टैक्स 120, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स 50, चेंज इन स्टॉक्स -20, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 120, नेट इंपोर्ट्स 10, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 150, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -10 एंड प्राइवेट इनकम 1000। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हमें गिवन है 900 का। उसमें हम ऐड करेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दैट इज 200। देन नेक्स्ट हम कंसीडर करेंगे नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो इस केस में हमें गिवन है 120 का। ये दोनों फाइनल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर है और इसके बाद फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर स्टार्ट हो गए हैं। उसके बाद हम लेंगे चेंज इन स्टॉक दैट इज -20 इन दिस केस। नेक्स्ट आइटम वी कंसीडर इज नेट इंपोर्ट्स जो हमें गिवन है -10 का। और इन पांचों आइटम्स को ऐड करके व्हाट वी गेट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दैट इज 1190। क्योंकि हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है तो इसको फर्दर हम प्रोसीड करेंगे। इसमें क्योंकि डिप्रिसिएशन हमें गिवन नहीं है तो डिप्रिसिएशन की वैल्यू हम नहीं ले सकते। हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है दैट इज -10, तो वो हम इसमें ऐड ऑन करेंगे, वैल्यू माइनस में है तो इसीलिए सब्ट्रैक्ट होके हमें मिलता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसमें हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा दैट इज 150 in this case, and finally what we get is net national product at factor cost that is 1030। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स। टिल देन गुड लक एंड टेक केयर।